ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सम्मिलित हुए हैं। पद ग्रहण समारोह और यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सम्मिलित हो चुके हैं। तस्वीरें आप राजधानी भोपाल से देख रहे हैं जहां फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पद ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किसी औपचारिकता के आज के इस कार्यक्रम का आरंभ हम करते हैं और अनुरोध करते हैं डॉक्टर आर.एस. गोस्वामी जी और श्री दीपक शर्मा जी से कि वे कार्यक्रम में सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करें फेडरेशन की तरफ से। और दिव्य सज्जनों, स्वागत की इस वेला में हम सब शामिल हो सकते हैं अगर एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ अपने आप को सम्मिलित करें। दिस इज रियली अ वंडरफुल ओकेजन when the whole industry is sitting here on this wonderful occasion. स्वागत, वंदन, अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री। हमारे बीच सतना से आदरणीय महापौर जी उपस्थित है। आपका भी आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। आइए देखिए सज्जनों, मंच पर डॉक्टर आर.एस. गोस्वामी जी को आमंत्रित करते हैं इस कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन दें। और अध्यक्ष के रूप में कहना तो नहीं चाहिए अंतिम, क्योंकि किसी ने कहा है कि इन माय एंड इज माय बिगिनिंग। सो दरअसल ये एक शुरुआती भाषण है जो आज डॉक्टर गोस्वामी आप प्रदान कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे फेडरेशन के इलेक्शन ऑफिसर श्री राजेश खरे जी, नवनिर्वाचित अध्यक्ष भाई दीपक शर्मा जी, फेडरेशन के सेक्रेटरी श्री प्रवीण आचार्य जी। आज मुझे बहुत खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश से 45 संगठनों के हेड इस हॉल में हैं। एसोचैम से श्री कामले जी विशेष तौर से बाहर से आए हैं। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के श्री मनोज मोदी जी हैं। सीआईआई से श्री आशीष वैश्य जी आए हैं। फिक्की से शांतनु त्रिपाठी जी आए हैं। लघु उद्योग संघ से दीपक शर्मा जी विराजमान हैं। एफपीएसएसआईओ से सुनील भार्गव जी हैं। और इसके अलावा पूरे प्रदेश से, सभी जिलों से, सभी हमारे सेक्टर स्पेसिफिक, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, मिनरल, सभी सेक्टर से आज हमारे बीच में कैट के वाइस प्रेसिडेंट, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट राजू जी, विदिशा से रवि तदेजा जी, उज्जैन से आनंद बाबुर जी, कैलाश जी खरगोन से, वीरेंद्र कुमार जी रतलाम से, राजीव अग्रवाल जी जबलपुर से, हिमांशु खरे जी जबलपुर से, योगेश मेहता जी एआईयूपीओ से अभी निर्वाचित हुए हैं, वो भी आए हुए हैं। गौतम कोठारी जी पीथमपुर औद्योगिक संगठन से, प्रवीण अग्रवाल जी, विजय गौर जी गोविंदपुरा से, दर्शन कटारिया जी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से, राजीव अग्रवाल जी विद्युत निर्माता उद्योग संघ से, रवि तदेजा जी सागर से, विशेष तौर से चावला जी आए हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो हमारा ट्रेड का है उसके तेजपुर वाली जी आए हैं। रीवा से सुखेदा जी आए हैं। राजकुमार गर्ग जी ग्वालियर से आए हैं। सुनील प्रसाद जी खंडवा से आए हैं। इसके साथ ही अरुण कुमार जी जबलपुर से आए हैं। इसके साथ ही विभिन्न सेक्टर स्पेसिफिक लोग भी आज इस मंच पर हैं। मैं सबका फेडरेशन की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अनुरूप हूँ, बहुत आनंदित हूँ और माननीय कि आपने 1 घंटा जो दिया है, ये 1 घंटा हमारे उद्योग जगत को बहुत ज्यादा प्रेरित करेगा और स्फूर्ति देगा। हमारे 13,87,000 करोड़ की स्टेट जीडीपी में 10 वर्षों में प्राइमरी जो सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर, सर उसने रिकॉर्ड तोड़ सफलता प्राप्त की है और वो 27.9 से 18 से 33.85 से 45.54 हो गई। ये देश में सर्वाधिक है एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर है। दूसरा सेक्टर जिसमें हम लोग आते हैं उसमें जरूर हम लोगों की परफॉर्मेंस में कमी हुई है, जो 27% से 18% आ गई, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। तीसरा जो सेक्टर है सर्विस सेक्टर, उसमें 39 पॉइंट से 36 की है, वो लगभग बराबर है। सर्विस सेक्टर हमारा
तो जो हमारी इकोनॉमी है सर, जो 2015-16 में थी 5,41,00,000 करोड़ की, वो बढ़ के 13,87,000 करोड़, 12.47% की ग्रोथ हमारे स्टेट ने प्राप्त की है। वो सब हमारी पार्टी और हमारे कुशल नेतृत्व की वजह से हो सका है। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि 10वां रैंक हमारा स्टेट जीडीपी में है राष्ट्रीय स्तर पर। इसको हमें पर कैपिटा इनकम भी आपके नेतृत्व में 10वां पहुंचा, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तभी जाके हमारे लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। और उसका सबसे सरल तरीका है उद्योगों को स्ट्रॉन्ग करना। केवल पर कैपिटा इनकम करने का एकमात्र उपाय है कि इंडस्ट्री में उत्पादन बढ़े, जिससे रेवेन्यू जनरेट हो, रोजगार जनरेट हो, तो लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा। और इसमें ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि अब हम इसमें काम करें। राज्य सरकार ने काम ले ली, हमारी सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने 52% सब्सिडी दे दी। अगर महिला के नाम है, नॉर्मल 40% है, 52%। और अगर आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं तो 12% और है, तो 64% अनुदान मिल रहा है। इसके बाद अगर प्रोग्रेस नहीं होती है या हम लोग उद्योग नहीं लगाते हैं तो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप में करते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, 64% आप बिल्कुल इसको जारी रखिए और बहुत अच्छा है आपका, ये कहीं पे भी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पास तो हजारों लोग आते हैं कि राज्य शासन को कैसे नीति बनाना चाहिए और कैसे उसको रेवेन्यू बढ़ाना चाहिए और उसके लिए फीस भी मांगते हैं। लेकिन फेडरेशन एकमात्र ऐसी संस्था है जिसने 7.5 सालों में, मेरे जैसे मेरा कार्यालय या दूसरे अध्यक्षों का कार्यालय, 7.5 रुपए भी राज्य शासन से नहीं लिए, 7.5 रुपए फेडरेशन के खर्चे में नहीं डाले। हमने जितने भी प्रयास किए हैं वो अपने स्वयं के उद्योगपतियों के खर्चे से किए हैं, क्योंकि हम मिट्टी से जुड़े हुए हैं, यहीं से पैदा हुए हैं, यहीं हमको जीवन पर्यंत रहना है। तो हमारे 24 घंटे ये रहती है अपेक्षा कि हम मध्य प्रदेश को कैसे, और ये सब संस्कार जो हमको मिले हैं स्वर्गीय रमेश चंद्र अग्रवाल जी से, जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, स्वर्गीय हजारीलाल जैन जी से, और सबसे बड़ी मुझे अपनी पार्टी से, जिसमें इमरजेंसी के बाद हम लोग चंदा करने जाते थे। यहाँ पे भी हमारे मित्र बैठे हैं, 1,000 रुपये हम लोग चंदा करते थे, बड़ी मुश्किल से। पहले इलेक्शन में 5,000 का चंदा इकट्ठा हुआ था। तो उस भावना से हम लोग फेडरेशन में भी काम करते हैं। मुझे बताते हुए खुशी है माननीय मुख्यमंत्री जी कि इस कार्यकाल में जर्मनी, यूके, इंडोनेशिया, मलेशिया, रशिया, जापान, इथियोपिया, नेपाल, अफगानिस्तान, थाईलैंड से इन सब के एम्बेसडर हमारे कार्यक्रमों बना रहे। हमने प्रदेश की नीतियां बताई उनको, पूरा प्रदेश में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं वो बताई हमने, और इसके लिए बहुत अच्छा हमको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। अभी पिछले महीने हम पूरा दल लेके रशिया गए थे, जबरदस्त रिस्पॉन्स हमको मिला। मित्रों, मैं कुछ 3 पॉइंट आपको बताना चाहूंगा असीम संभावनाओं के बारे में, क्योंकि इतनी अधिक संभावना इस वक्त हो गई है कि जो पिछले 2 या 3 डिकेड्स में नहीं रही। आप देखिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट माननीय मोदी जी ने किया है ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, यूएई, मॉरिशस, चिली, जापान और श्रीलंका से। कोई टैक्स नहीं लगना, आप एक्सपोर्ट करिए टैक्स फ्री 100%। तो ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है बहुत बड़ा अचीवमेंट है। नेगोशिएशन जो चल रहे हैं यूके से चल रहे हैं, आपको उम्मीद करता हूँ कि इसके आपके नेतृत्व में बहुत तेजी से विकास होगा। और बस अंत में मेरी माँ जो 86 ईयर्स की हैं, रोज मेरे को आशीर्वाद देती हैं, उनको प्रणाम करते हुए अपनी बात। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गोस्वामी। अब मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि वे अपने कर कमलों से हमारे निवृत्तमान डॉक्टर RS गोस्वामी जी को शॉल, श्रीफल, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका ये जो 7.5 वर्ष का अध्यक्षीय कार्यकाल और कुल मिला के लगभग 10 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है उसको उनके लिए यादगार बनाना चाहते हैं। एक लंबे कार्यकाल के लिए इतनी कम तालियां बहुत कम मारी जाएगी, जोरदार तालियां होनी चाहिए डॉक्टर RS गोस्वामी जी के लिए। उनका परिवार सादर आमंत्रित है मंच पर एक इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए। श्रीमती अर्चना गोस्वामी और उनकी धर्मपत्नी है, उनके बेटे आयुष जी और उनकी बहू डॉक्टर शिवानी और साथ ही उनकी बेटी आकांक्षा। आप आए, और चूंकि परिवार का भी बहुत योगदान होता है जब आप कार्य करने निकलते हैं किसी संगठन में या किसी भी स्थल पर, और वो अगर इस तरह का कार्यक्रम है जहां आप
सरकार और उद्योग जगत के बीच सेतु बनाने में नेतृत्व कर रहा है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर RS गोस्वामी जी आपको। दिव्य सज्जनों, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज के इस कार्यक्रम का एक जो दूसरा विषय है, तो मैं अनुरोध कर रहा था कि आज के इस कार्यक्रम का दूसरा विषय है नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय को यहां पर पदभार ग्रहण करवाना। इसके लिए चुनाव अधिकारी श्री राजेश खरे जी से अनुरोध है कि वे प्रमाण पत्र भेंट करें हमारे फेडरेशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, जिनको निर्विरोध सर्वसम्मति से चुना गया है, उनको ये प्रमाण पत्र, फेडरेशन के अध्यक्ष का प्रमाण पत्र आपकी जोरदार ऊर्जावान करता ध्वनि के बीच में प्रदान करें। निश्चित रूप से ये जो संक्रमण हो रहा है, एक अध्यक्ष की विदाई और नवनिर्वाचित अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करना, ये अपने आप में एक बहुत ही सुंदर सुखद बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध रहेगा, डॉक्टर RS गोस्वामी जी से अनुरोध रहेगा, नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय का स्वागत भी करें और ये प्रमाण पत्र चुनाव अधिकारी श्री राजेश खरे प्रदान करते हुए श्री दीपक जी को। दिव्य सज्जनों, श्री दीपक शर्मा जी आमंत्रित है पोडियम पर अपना प्रथम अध्यक्षीय उद्बोधन देने के लिए फेडरेशन के इस मंच पर। उपस्थित सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, डॉक्टर गोस्वामी जी, मेरे को निवृत्तमान कहने में अभी शब्द प्रयोग नहीं हो पा रहा हो, तो प्रक्रियाएं बदल जाते हैं, पर आप निवृत्त नहीं हो सकते क्योंकि आप परिवार में इंडस्ट्री डालते हैं और इंडस्ट्री पूरे प्रदेश में भी डालने के लिए सबको प्रेरित करते हैं। आप सबका, राजेश जी का सबका स्वागत है। इस सभागृह में पूरे प्रदेश से बड़ी डिग्निटरीज हैं और वे सब औद्योगिक संगठनों के एक लंबे समय तक काम करते आए हैं। प्रदेश के विकास में उनका बहुत योगदान रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हम अभी 3 दिन पहले इस आयोजन के निमित्त निमंत्रण देने गए थे और उन्होंने सहज स्वीकार कर लिया। मैं आते वक्त सोच रहा था कि वे एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, बहुत सारे सरकारी निगम कारपोरेशन मंडल बनते हैं, उसके भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनते हैं और वो किसी के इसमें जाते नहीं। यहाँ अचानक उन्होंने एकदम से सहजता से कैसे स्वीकार कर लिया? हो सकता है कि हमारे प्रति स्नेह हो इसलिए कर लिया हो, परंतु जब पूरी रचना देखने को मिलती है तो पिछले 6 महीने में 3 रीजनल कॉन्क्लेव मध्य प्रदेश में स्थानीय स्तर पर करने का जो अंदर एक कुछ मन चल रहा है, चौथी अभी हो रही है, अलग अलग जगह स्थानों पर जाके वहां के एंटरप्रेन्योर से बात करके, ये जो सनातनी स्वाई की बात है, वहां के लोगों को खड़ा करके एक समग्रता से मध्य प्रदेश का विकास हो सकता है। तो मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों के लोग आएंगे, उनसे मैं यदि अपने प्रदेश के बारे में कुछ बात रख सकूं तो इनसे अच्छा निवेशक कौन हो सकता है, ये उनके मन में कहीं बात चल रही होगी, इसलिए वो यहाँ आए हैं। परसों प्रधानमंत्री जी की अमेरिका की यात्रा की कुछ क्लिपिंग्स देख रहे थे, उसमें लग रहा है कि वो थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि वो कुछ यहाँ चुनाव में उनकी सफलता नहीं मिली, तो कुछ मित्र भी कह रहे थे कि जरा एक्शन में कुछ गति में कुछ कमी दिख रही है, पर मुझे नहीं लग रहा। एक ऐसा व्यक्ति जो भारत को रिप्रेजेंट कर रहा हो, वो दुनिया की 17 बड़े बड़े कारपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उनके पास खड़े हों, तो पीछे की पंक्ति में सुंदर पिचाई जैसे लोग हों जो गूगल के हेड हैं और जिसका खुद की कंपनी का जो टर्नओवर है वो भारत की जीडीपी से ज्यादा है, ऐसे लोग। और उसके बाद का सुंदर पिचाई जब ये कह रहा हो कि मोदी जी जब भी मिलते हैं तो वो एक हमारे सामने चुनौती दे देते हैं, ये करो वो करो, तो मुझे लग रहा है कि जो भारत की पूरी एक प्रक्रिया जो चल रही है, वह प्रक्रिया व्यक्तियों से उसको गति मिलेगी पर वो रुकेगी। एक ऐसे मोड में है भारत, वहां जितने लोग खड़े हैं वो सब उद्योग जगत के लोग हैं। वो कह रहे हैं कि ये काल, ये क्षण भारत का है। वो भारत का है मतलब क्या? एक एंगस मेडिसिन साहब का मैं कई बार अपने मित्रों को कई बार उदाहरण देता रहता हूँ कि पॉल बैरोच एक नोबेल लॉरिएट थे। जब हम गैट की बातें करते थे, WTO की बात करते थे, उस समय हेंगली जी कहा करते थे कि ये जो सब कुछ चल रहा है ये अंततः बड़ा बुरा होने वाला है।
तो पॉल बैरोच ने उस समय कहा था, उसको कहा कि हम ये WTO वगैरह की प्रक्रिया कर रहे हैं, तो 1700 से लेकर 1900 तक के बीच का जरा दुनिया का आर्थिक इतिहास कुछ बताइए। तो पॉल बैरोच ने एक डेवलपमेंट स्टडी करने के बाद कह दिया कि ये पूरा का पूरा जो कालखंड है 1750 से 1900 का, ये ब्रिटेन के द्वारा कॉलोनाइज करके लोगों का, दुनिया के देशों का शोषण करके खड़ा करा गया साम्राज्य है। दुनिया के विकास में इसका कोई वो नहीं है। इससे घबरा के जो सब लोग WTO वगैरह की बात कर रहे थे, उन्होंने ऑक्सफोर्ड के एक प्रोफेसर को लिया, इंग्लिश मेडिसिन साहब को, तो उनसे कहा कि ये तो गलत हो जाएगा, तो जरा आप जरा आर्थिकी का इतिहास बताइए। तो उन्होंने आर्थिकी का इतिहास 1000 साल का करना था, करते करते वो 2000 साल तक का करने लगे। तो 2000 साल करने के आपको जो एक फिल्म दिख रही है वहां पर, जरा देखिए। कॉमन एरा के 1 से लेकर 1500 तक भारत ही दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। हम 34% दुनिया को कवर करते थे, 24% चीन था। हम दोनों मिलके, चीन और भारत मिलके 50% का हिस्सा हमारा था। और ये 1500 साल तक भारत लगातार नंबर 1 था। भारत को आज कृषि प्रधान देश कहते हैं। ये कृषि प्रधान था, क्योंकि कृषि तो हमारा बाई प्रोडक्ट था, लोग उसमें लगे हैं, परंतु भारत एक उद्यमशील देश था। पर अंतर तो गतवा जाओ, इंग्लिश मेडिसिन साहब को ये नहीं मिला, तब उन्होंने ये रिपोर्ट प्रकाशित करी और उसमें उन्होंने मान लिया कि ये स्थिति यहाँ तक आती है। 1750 तक भारत और चीन कभी नंबर 1, कभी नंबर 2, 1500 तक। जो देश 1700 साल तक ऐसा रहा हो, उसकी आज स्थिति 2% के अंदर थे अमेरिका और इंग्लैंड। ये हमारा रूट है, ज्यादा पुराना नहीं है। और इसी की चीज होती है 2014 16 मई का संडे गार्डियन का एडिटोरियल, जिस देश ने हमारे ऊपर राज किया, ये संडे गार्डियन का एडिटोरियल है। वो ये कह रहा है कि 75 सालों 60 सालों तक सरकार जरूर बदल गई, पर 18 मई 2014 भारत के इतिहास में वो दिन होगा जिस दिन वास्तव में भारत से ब्रिटिश जा रहे थे। ये सिर्फ अभी मोदी जी ने शपथ नहीं ली है, उसके पहले का लंदन का संडे गार्डियन का एडिटोरियल पेज पे ये लिखा जा रहा है। बिकॉज वो ये कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरल चेंजेस, जो सरकारी तंत्र की जो व्यवस्था है वो अभी तक बदली नहीं, वही ब्रिटिश रूल के अनुसार उसी शासन तंत्र से भारत चलता रहा। 2014 के बाद इसमें बदलाव होगा और हमको 14 से 24 तक का ये अभी 10 वर्षों का कार्यकाल ये वहां से दिखता है। और वो दिखता जो है वो भारत है, तो वो दिखता है वो परसों अमेरिका में दिख रहा है, प्रधानमंत्री जब जा रहे हैं। तो ये एक इतनी बड़ी संभावनाओं का समय सबके लिए खुला है। और ये जो संभावनाएं हैं, और लीडरशिप बहुत अच्छा सोच रही है। वो एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक एरा आया था, मुझे लगता है कि अब वो अपने एक फेज पे आ गया है, परंतु अब पूरा का पूरा एक नॉलेज इकोनॉमी के फेज में हम हैं। और नॉलेज इकोनॉमी जो है उसमें भारत का कोई साइन नहीं है। कल एक सेमीकॉन मिशन का भारत के साइन कराया वहां अमेरिका में, उसमें जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, अमेरिका ने अभी तक अपने स्पेस के साथ किसी को साथ नहीं दिया, भारत के साथ ये पहला एग्रीमेंट। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नवनिर्वाचित अध्यक्ष के पद ग्रहण समारोह में सीएम डॉक्टर मोहन यादव सम्मिलित हुए हैं। जहां नवनिर्वाचित अध्यक्ष का पद ग्रहण समारोह होगा, तो वहीं निवर्तमान अध्यक्ष का विदाई समारोह। और ये तस्वीरें जहां फेडरेशन ऑफ कॉमर्स, खास फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के आज के इस कार्यक्रम में आज ये दोनों तरह का आनंद दे रहा है। एक ऐसे अध्यक्ष जो लंबे समय से हमारे बीच में अपने उत्तराधिकार को भी अगर किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनकी ऊर्जा हमको देखने को मिल गई। माननीय गोस्वामी जी और माननीय दीपक शर्मा जी दोनों का अभिनंदन करें, दोनों के लिए तालियां। मेरे याद नहीं कि कोई प्रदेश का इतनी जल्दी अध्यक्ष का कार्यकाल बदलते हुए पूरे प्रदेश को सामने उपस्थित कर दे। ये मैं मान के चलता हूँ कि हमारे लिए आज का दिन, खास करके इस बदलते हुए दौर में, ये आशा और उम्मीद जगा रहा है। हमारे चुनाव अधिकारी राजेश खरे जी, आपका भी स्वागत है। प्रवीण जी आचार्य, आपका भी स्वागत है। मेरे सामने बैठे हुए माननीय हेमंत जी मुफ्तीबोर, हमारे आनंद बांगड़ जी, राकेश अग्रवाल जी, नाम लूंगा तो उज्जैन के लोग ले लिए तो थोड़ा संकट पड़ गया है।
लेकिन मैं पूरे प्रदेश को सभी मित्रों को नमस्कार करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत सारी बातें दीपक जी ने कर दी है, मुझे बहुत हल्का कर दिया बोलते बोलते उन्होंने कि ये मेरे को ज्यादा कुछ बोलना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। हमारा जो लीडर होगा वो लीडर का विजन क्लियर होगा तो बहुत सारी बातें अपने आप समझ में आ जाएगी। और ये बात भी सही है कि समय के साथ चलने में एक बार फिर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में क्या देश और क्या देश के अंदर विदेश, देश के बाहर विदेश, दोनों तरफ समान रूप से हर भारतवंशी के मन में गौरव और गर्व का अनुभव और उनका फिलॉसफी, उनका अपना विचार, ये लोगों के लिए लगता हो कि माननीय मोदी जी का मन का भाव बहुत उदात्त है, लेकिन सच्चे अर्थों में हमारी जो हजारों साल पुरानी परंपरा थी, जो हमारा विजन है, और कई लोगों को अटपटा लगता होगा, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई छोटी से छोटी कथा भागवत भी कराओगे तो समापन में हमारे 4 वाक्य में सारी बात समझ में आ जाएगी। विश्व का कल्याण हो जाए जब बोलते हैं, इसके बोलने के पीछे भावी क्या है? हम तो पूरे वसुधाओं को एक कुटुंब की तरह मानने वाले लोग। अब ये अलग बात है कि काल के प्रभाव में जब हम गुलाम थे तो गुलामी के दौर में हमारी कही गई बातों को भी लोग मजाक मिले थे। कई बार कितना कष्ट होता होगा। अभी आप में से कई पीढ़ी, हम तो बाद वाले हैं, लेकिन आप लोगों ने तो वो भी देखा होगा जब हम अपने गेहूं को खरीदने के लिए, या गेहूं की बात छोड़ दो, 65 की बात लोग याद दिलाते लाल बहादुर शास्त्री की कि हमको 1 सप्ताह में उपवास रखना चाहिए, और उनने देश को दर्शन दिया सामने दिखा करके, तो लोगों ने उसमें अच्छी बात ये मानी कि देश ने अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लिया। लेकिन अगर उसका दूसरा पक्ष देखें तो बोलने की जरूरत है। हमारे अपने इस देश में जो सब प्रकार की संपदा से भरपूर है, लेकिन चलो वो अतीत की बात हुई। खट्टा मीठा सब अनुभव आया देश के आजादी के साथ, और आजादी के बाद आज ही हम इस दौर से गुजर रहे हैं, जिस दौर के लिए स्वामी विवेकानंद ने 105 साल पहले कहा कि 21वीं शताब्दी भारत की होगी। सच मानो मैं भी उसमें से था, आप भी होंगे। जब मनमोहन सिंह जी बोल नहीं पाते थे प्रधानमंत्री होकर के, और अमेरिका में 3 दिन बैठे रहे, तो वहां का राष्ट्रपति मिलने के लिए मौका नहीं दे रहा, बड़ा कितना क्षोभ होता। या चंद्रशेखर जी के जमाने में सोना गिरवे रख करके देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए वित्तीय प्रबंधन करना पड़ रहा है, तो भी हम अपने आप में मिल गए थे कि ये बहुत सारा समय आया। लेकिन आज बदलते दौर में भगवान की दया से 10 साल में 11वें से नंबर से 5वें में आ गए। ये है मोदी जी का कमाल, और ये है हमारी देश की क्षमता। और उस क्षमता को अपने बलबूते में ले आते हुए 5 साल में 3रे स्थान पर ले जाना। क्योंकि अब आपका गोस्वामी जी ने आपको उत्तराधिकारी बनाया, मैं न तो गोस्वामी जी को छोड़ रहा हूँ, ना मैं आपको छोड़ रहा, दोनों को पकड़ के चल रहा हूँ। एक निवृत्त का व्रत मतलब व्रत है बोल, आगे के अधिकारी बैठे हैं इनको मालूम है। तो हमारे यहाँ परिवृत्त होता है, निवृत्त नहीं होता है। आप सभी हमारे साथ ही रहने वाले हो, और मैं मान के चलता हूँ कि आपकी मेरी दूसरे की दृष्टि से देखा जाए तो कहने के लिए आबादी इतनी बड़ी है हमारे अपने प्रदेश की भी 8.5 से 9 करोड़ के आसपास की आबादी। लेकिन ये 9 करोड़ की आबादी नहीं, ये 9 गुना 18 करोड़ हाथ है हमारे सबके काम करने के लिए। उनको मौका देना है, और उनके मौका देने के लिए ये नेतृत्व क्षमता है। जो आदमी ने जन्म लिया, परमात्मा ने उसके पिंड में उसके साथ उसका प्रारब्ध भी दिया है। वो प्रारब्ध अगर दिया है तो प्रारब्ध को आकार साकार देने के लिए परमात्मा ने, जैसे रेल के अंदर इंजन तो एक ही लगेगा, डब्बे 22 लग जाते हैं, 24 लग जाते हैं। तो डब्बों को खींचने की ताकत अगर किसी में है तो यही तो इंडस्ट्री के सारे हमारे प्रणेता जो इंजन के रूप में आर्थिक व्यवस्था को खींच के ले जाए, इससे बढ़कर क्या मिलने वाले। और हम आप कभी कभी ये भी कोई सोचता हो कि मैं अगर कुछ कमाने के लिए, मेरे पास अर्जित करने के लिए, मैं धन इकट्ठा करने के लिए उद्योगपति बनना चाहता हूँ, तो जिनको समझ नहीं है वो ये बात रखेंगे। लेकिन सच्चे अर्थों में जो 1500 साल का आपने विकास का क्रम बताया, वो विकास का क्रम हमारे हाथ में परमात्मा ने जो मौका दिया वो यश देने के लिए तो है। इसलिए दुनिया में जो नहीं समझते हमको, वो पता नहीं क्या क्या सोचते होंगे, कैसे कैसे सोचते होंगे। लेकिन एकमात्र देश भारत है
जहाँ 33 करोड़ देवी देवता है, धन के बिना हमारा एक दिन नहीं चल सकता, लेकिन फिर भी लक्ष्मी जी की पूजा साल में एक ही दिन करते हैं। ये भारत है, इसको समझने वाला समझा देंगे कि धन के बिना नहीं चलता, लेकिन धन की महत्ता क्या है, धन की अपनी महत्ता है, लेकिन धन से ज्यादा उद्यमशीलता की आवश्यकता, और उद्यमशीलता के लिए सभी क्षेत्रों में मुझे इस बात की प्रसन्नता, जब से हमारी सरकार भी बनी है, हमने अपनी इन व्यवस्थाओं को माननीय मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर सभी क्षेत्रों में समान रूप से चलने के लिए, एक तो आते हमने बजट का टारगेट रखा कि बजट अगर हमारा लगभग 3.25 लाख करोड़ का है, तो हमने कहा इसको 7 लाख करोड़ का करेंगे, 5 साल में डबल करके चलेंगे, तो आनंद आएगा, नहीं तो फायदा है। और दूसरी बात कही कि खर्चे में कटौती वाला पार्ट, कई बार खर्चे में कटौती करते हुए आदमी अनावश्यक खर्चा नहीं होने देंगे, अनावश्यक खर्चे को रोकेंगे, लेकिन खर्चे की कसौटी से हम आगे बढ़ेंगे तो कटौती अपनी जगह हो सकती, कटौती फालतू खर्चे में होती, लेकिन सच्चे अर्थों में आय बढ़ाओ ना। जब आय बढ़ाओगे तो अपने, ये तो बहुत छोटी बात है, और आय बढ़ाने के लिए इतना बड़ा आकाश है, हमको क्या तकलीफ है, किस क्षेत्र में कमी, सरकार के लेवल पे कोई परेशानी नहीं। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप भी उम्मीद कर रहा हूँ, अगर मैं आज आपके साथ में इस कार्यक्रम में आया हूँ, तो मैं मन में सोच के आया कि जितने उद्योगपति बैठेंगे सब अपना बजट 5 साल में डबल करेंगे तो आनंद आया, ये मान के चल रहा हूँ। कोई भी अपना बजट कमजोर नहीं करे, उसमें जो हो सकता है वो सरकार के माध्यम से सरकार के लेवल पे करें। आपने लाइसेंस की तो बात कही है, लाइसेंस तो हो गई जो आपको हो गए, इसके अलावा भी आप जो चाहोगे सब करने के लिए सरकार आपके साथ तैयार है, सभी प्रकार के क्षेत्र। क्योंकि अल्टीमेटली जैसे मैंने कहा है कि हमारे इस वर्तमान के दौर का अगर हम उपयोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा, किसी भी सेक्टर की बात करें। मैं अभी जब बैठने के बाद अलग अलग सेक्टर से बात कर रहा था, तो अलग अलग प्रकार के मंत्रालय है, अलग अलग विभाग है, उनके अपने अंदर की कठिनाइयां हैं। हमने कहा इनको समेकित रूप से करो, अलग अलग मत करो, एक ही साथ करो, क्योंकि हर एक अलग अलग जगह जाएगा। कुछ तो सुधार करे भी, आपने देखे भी होंगे, और कुछ हमने इस तरह से भी देखा है कि आपके यहाँ, इसलिए मैंने बात करी आपके तुरंत बाद, ये जो हमने संभागीय स्तर की जो रीजनल कॉन्क्लेव करने का प्लान किया, उसका कारण अब आपने स्पष्ट कर दिया, मैं उसको दोबारा नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि समय बचा के मैं यहाँ से निकलना चाहूंगा। राज्यपाल जी के साथ एक और मीटिंग, कल हमारे चीफ जस्टिस अपने ज्वाइनिंग देने वाले हैं, तो मैं मान के चलता हूँ कि अपने दृष्टि से खासकर संभाग की अपनी अपनी संभावना है, और संभाग में बहुत सारे प्रकार की आपकी अपनी उद्यमशीलता की बहुत सारे अवसर को लेकर बैठी हुई प्रतीक्षा कर रही है वो इकाइयां, जिनके लिए आपको उनका तरफ बढ़ना है। तो मैं इस पे कोशिश इस प्रकार से कर रहा हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ, आप और हम सब एक, सरकार के माध्यम से हमारे प्रदेश के अंदर बैठे हुए उद्यमशील लोग, वो भी अपना स्वयं का व्यवसाय बढ़ाए, वो अपना निवेश बढ़ाए। हम देश के बाहर वालों को बुलाएंगे, वो करेंगे, अच्छी बात, लेकिन जब हमारे लोग हाथ टेक दें तब हम उनको खड़ा करेंगे। हमारी अपनी जो आवागमन की क्षमता का उपयोग, जितना यहाँ के लोगों का अधिकार है, उसके बाद नंबर उनका आता है। इसलिए पहला अधिकार मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश की क्षमता का। इस नाते से जैसे आपने कहा तो मैंने तुरंत हाँ की, हाँ मैं तो चाह ही रहा हूँ। मुझे मालूम है कि ये हमारे प्रदेश के जितने भी उद्यमी हैं, उनको आकर के अगर मौका मिलेगा उनसे बात करने का, तो यही सही समय है। और इसीलिए बड़ा सोचते हुए, सबको लेके चलते हुए, आने वाले समय में सरकार के माध्यम से हमने कलेक्टरों को तय कर दिया है कि कलेक्टर, जिला कलेक्टर अपने यहाँ के लगने वाले उद्योग को लेकर के वो ही रिस्पॉन्सिबल है। सभी प्रकार के बिजली का कनेक्शन कराना हो, नक्शा पास कराना हो, कोई भी काम कराना हो, वो दरवाजे घूम के नहीं आए, कलेक्टर से ही उसके पास के मामले में हमारे उद्योग मंत्रालय और अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे। क्योंकि ये अगर कोई उद्योगपति 10, 5, 15 चक्कर खाते हुए परेशानी बताए तो फिर काहे की सरकार चले, क्योंकि ये व्यवस्था में सुव्यवस्था बनाना नहीं, उसके पीछे भाव है। मैं ये नहीं मान के चलता हूँ कि कलेक्टर को हम केवल बाबू बना रहा है, लेकिन कलेक्टर की जवाबदारी है कि वो अपना रेवेन्यू कलेक्शन के सही रोल में आए। रेवेन्यू कलेक्शन कैसे होगा? रेवेन्यू कलेक्शन ये उद्यमशीलता से तो होगा, बाकी तो लॉ एंड ऑर्डर है, वो तो बनाते रहेंगे, जो चल रहा है उसको चलाते रहो, लेकिन जो मूल चीज है और वो हर एक के अपने अपने तरीके से, जैसे जो मैं बता रहा हूँ कि आने वाले समय में, आज तो आपने अपनी शपथ का कार्यक्रम लिया है, लेकिन ये जो विभिन्न प्रकार के, जैसे फार्मा के लोग बहुत सारे बैठे हैं, कौन है फार्मा के? आपने भी जैसे मेरे को एक कष्ट है कि फार्मा को लेकर के अभी हमारा
गुजरात का नंबर बहुत अच्छा आता है, मध्य प्रदेश थोड़ा सा गरीबी रेखा के नीचे उस भाव से, तो मैं मान के चलता हूँ कि इसका स्थान नंबर 1 होना चाहिए। हम बाकी को अपने स्थान पे आ गए। अपने यहाँ से कई सारे लोग फार्मा इंडस्ट्री को लेके वहाँ काम करके आते हैं। गुजरात भी हमारा, गुजरात दूसरा नहीं, लेकिन गुजरात में भी करो, उससे पहले अपने यहाँ भी करो ना। यहाँ से आने जाने का जो समय बचेगा, ऐसे कई सारे सेक्टर है जिसमें हम काम कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्किल भी मिलेगा और अवसर भी मिलेगा। हम केवल संकल्प करें, सरकार आपके साथ रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री जी को फेडरेशन की तरफ से एक स्मृति चिन्ह, फेडरेशन के जो नए उपाध्यक्ष बने उन सबसे निवेदन है कृपया आए, एक ग्रुप फोटो हो जाएगा। श्री आनंद बांगड़ जी, विजय अग्रवाल जी, श्री कैलाश अग्रवाल जी, वीरेंद्र पुरवाल जी, श्री हिमांशु खरे जी, सीबी वालपानी जी, देवेंद्र सिंह चावला जी, योगेश मेहता जी, अनिल नायक जी एवं प्रवीण अग्रवाल जी और ट्रेजरर अशोक पटेल जी। देवियों सज्जनों, नए अध्यक्ष महोदय ने अपनी नई कार्यकारिणी आपके सामने घोषित कर दी। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका भी अभिवादन। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, उनका उत्साहवर्धन और निश्चित रूप से हम फेडरेशन की। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे भोपाल से, जहां फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नवनिर्वाचित अध्यक्ष के पद ग्रहण समारोह में सीएम डॉक्टर मोहन यादव सम्मिलित हुए।